क्रिप्टो पर कंट्रोल, ये है हमारा आज स्पेशल शो। स्पेशली जिस हिसाब से कल शाम को जो न्यूज़ आई है, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा उसमें सरकार एक बिल ला सकती है। क्रिप्टो हमें सबको पता है कि काफ़ी बड़ा बज़वर्ड बन गया है, स्पेशली मिलेनियंस के बीच में लोग काफ़ी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इससे ये जो सरकार जिस तरह का प्रस्ताव रखने वाली है विंटर सेशन में, उससे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है? क्या सिर्फ क्रिप्टो पर कसी जा रही है नकेल या ओवरऑल डिजिटल टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पर भी सरकार की नज़र है? सरकार की मंशा क्या है? एक फ्रेमवर्क लाने की और एक आरबीआई बैक्ड अपनी कंट्री की डिजिटल करेंसी लाने की, ये सब डिस्कशन करने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट्स हैं। इनफैक्ट हमारे साथ ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए ट्रिबैको के फाउंडर सीईओ सिद्धार्थ सोगानी, बिटबिन्स के को फाउंडर एंड सीईओ गौरव दहाके और ज़ेबपे के अविनाश शेखर जो सीईओ हैं, वो हमसे ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन ज़ेबपे के सीईओ अविनाश शेखर के साथ। अविनाश, ये जो प्रपोजल आया है गवर्नमेंट का, तीन बड़ी पार्टीज हैं, रेगुलेटर, आरबीआई, सेबी और इकोसिस्टम इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट्स। आपकी क्या राय है जिस हिसाब से सरकार मूव कर रही है? आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, क्योंकि पीएम मोदी ने भी बोला है कि जो नई पीढ़ी है वो उसकी तरफ शायद मिसयूज की तरफ जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बैक किया इस आइडिया को कि डिजिटल करेंसी तो होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अविनाश, आपको आवाज आ रही है? ऑलराइट, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, अविनाश हमको शायद सुन नहीं पा रहे हैं। मिहिर, आपकी क्या राय है? जो आपने जिस हिसाब से कमेंट्री पढ़ी है, इनफैक्ट 1-1.5 महीने से ये सब कमेंट्री आ रही है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी। एक तो सरकार इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, इनफैक्ट सरकार तो बुलिश है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर। और जो कल खबर भी आई है उससे भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ आरबीआई खुद की अपनी वर्चुअल करेंसी की या फिर डिजिटल करेंसी की तैयारी कर रही है, जिस पर सरकार रोक लगाना चाहती है वो दरअसल स्पेकुलेटिव पार्ट है, जो स्पेकुलेशन है उस पर, क्योंकि इसमें 100% ये सरकार का मानना है कि बहुत फ्रॉड हो गया है और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हो रहा है कुछ हद तक नॉन फॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए भी। तो जहाँ तक इसे फॉर्मलाइज करने की बात है, आप एक सिस्टम, एक ढांचा बनाकर अगर उसके थ्रू इसे रूट करते हैं तो ये जाहिर सी बात है अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा ब्लैंकेट बैन हो जाएगा सारे ही इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत अपनी अच्छी बात बोली कि ये समझना जरूरी है कि सरकार जो कंट्रोल करना चाहती है उसके यूजेज को इनफॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में उसको एक फ्रेमवर्क के दायरे में रख के करना चाहती है। लेकिन हम इसके प्रोस एंड कॉन्स और कितना चैलेंजिंग होगा, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। अविनाश के पास अभी जाएंगे हम 2 मिनट में, तब तक सिद्धार्थ सुगानी भी हमारे साथ हैं, ट्रिबैको के फाउंडर। सिद्धार्थ, हम जो अभी चर्चा कर रहे थे और जो हुआ है ये कल शाम को, आप बताइए आपकी क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग। कल जो ये बुलेटिन आया लोकसभा का, उसमें ये कहा गया है कि सीबीडीसीज को प्रमोट करेंगे और एक फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के बारे में सोचा जाएगा। अब आगे जो रिमार्क लिखा है उसमें ये लिखा है कि इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग। तो ये बिल कोई पास नहीं हुआ है। हमने थोड़ा और स्टडी किया इसका, टू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो लास्ट ईयर, आई मीन अर्लियर दिस ईयर, February 2021 का जो बजट सेशन के पहले जो बुलेटिन आया था उसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम वर्ड्स लिखे गए हैं। हाउएवर February से लेके अभी तक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है। गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमन जी ने और काफी लोगों ने इन बिटवीन ये भी कहा कि हम लोग एक मिडिल पाथ अपनाएंगे। और लास्ट 10 दिन में पीएम मोदी ने कैबिनेट के साथ मीटिंग करी है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, और लास्ट मंडे को इंडस्ट्री के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है स्टैंडिंग कमेटी का। तो ये सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एक आउटराइट बैन जैसा आएगा। हाँ, रेगुलेशंस आएंगे, टैक्सेस होंगे, फ्रेमवर्क्स आएगा, एक्सचेंजेस और कंप्लाइंट बनेंगे। आई थिंक
ये we are trying to read too much between the lines, and we should wait to see the contents of the bill. इनफैक्ट हमारा भी यही मानना है, और जो हम सुबह से बात कर भी रहे हैं कि इट वोंट बी अ ब्लैंकेट बैन, लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है सरकार क्रिएट करने की कोशिश करे और चैनलाइज करे, जो इस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनफॉर्मली बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके मुताबिक एक आइडियल फ्रेमवर्क इसके लिए क्या होना चाहिए? बिकॉज आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रही है और सरकार ये भी चाहती है कि स्पेकुलेशन और जो एक डर बना रहता है कि हवाला जैसे ट्रांजैक्शंस के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, उसे रोका जाए। इसके लिए आइडियल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है विद इनफ सेफगार्ड्स? हम लोगों ने जनवरी 2021 में एक प्रपोज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबमिट किया था गवर्नमेंट को, जो अभी भी उनके पास में सर्कुलेशन में था जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। इसमें हम लोगों ने, वो पब्लिकली हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसमें हम लोगों ने ये प्रपोज किया कि सेबी को एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि सेबी के पास एक्सचेंजेस को रेगुलेशन करने का एक्सपीरियंस है। आरबीआई को इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो देश के बाहर जा रहे हैं बिटकॉइंस और जो अंदर आ रहे हैं, उसको मॉनिटर करना चाहिए। या तो फिर एक पूरी तरह से इंडिविजुअल एक नई बॉडी बनाई जाए जिसमें क्रिप्टो के अंडरस्टैंडिंग जो डिपार्टमेंट्स को हो, वो इस चीज को कर सकते हैं। तो आइडियल फ्रेमवर्क यही होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रुपी जो है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है, और आप यहाँ पे कोई चाय की दुकान पे यूएस डॉलर नहीं दे सकते, आपको रुपी ही देना पड़ेगा, राइट? तो और जैसे अगर आप यूएस या यूरोप में जाएं और आप वहाँ कोई दूसरी करेंसी दें तो वो ले सकता है और आपको करेंसी में कन्वर्जन चार्ज लगा के बिल कर सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इंडिया में क्रिप्टो को एज अ करेंसी ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसको एज अ कमोडिटी या एसेट ट्रीट करना सबसे बेस्ट है, और टैक्सेस भी जैसे गोल्ड या दूसरे मेटल्स या कमोडिटीज पे लगाते हैं उसी हिसाब से लगाना चाहिए। राइट सिद्धार्थ, वन मोर क्वेश्चन कि इसको एक्चुअली व्यूवर को और इजी वे में समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ जो फ्रेमवर्क या रेगुलेशंस की बात हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी की पर है, ब्लॉकचेन्स फंक्शनिंग पर नहीं है। क्योंकि अगर आप पास में देखें तो महाराष्ट्र स्टेट ने भी इनफैक्ट एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ तो टाई अप भी किया था और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स तक दिए थे। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी व्यूवर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ब्लॉकचेन्स दो तरह की होती है, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रलाइज्ड होती है, ब्लॉकचेन बेसिकली ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। जैसे मैंने अगर आपको एक कॉइन दिया तो वो कॉइन को वैलिडेट करने के लिए कई सर्वर्स लगे रहते हैं जो उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं और वो इम्यूटेबल होता है। पर अगर मैंने सिद्धार्थ ब्लॉकचेन लॉन्च करी और उसके सारे सर्वर्स अपने ही घर में लगाए तो मैं डेफिनेटली चेंजेस कर सकता हूँ, तो उसे सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कहा जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन में कोई भी अपने सर्वर्स और नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। कोई आइसलैंड में हो सकता है, कोई जापान में हो सकता है, कोई सिंगापुर में हो सकता है। इट इज ओपन सोर्स। तो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स जब होती है उसके ऊपर एक करेंसी टोकन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्वर खरीद रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आप जगह ले रहे हो रेंट पे, एक इंजीनियर को रख रहे हो, तो आपको नेटवर्क से रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो करेंसी के हिसाब से मिलता है। और अगर आपको उस डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो भी आपको उस करेंसी को यूज करके उसी करेंसी के थ्रू आपको उसकी फीस भरनी पड़ती है। तो डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स दो अलग अलग चीजें हैं। टेक्नोलॉजी वाइज दोनों सेम है, बट फंडामेंटली वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात कर रही है, वो लोग ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स पे फोकस कर रहे हैं। आरबीआई भी जो सीबीडीसी लाएगी 99.9% वो सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ही होगी। इसका मतलब सारे सर्वर्स आरबीआई या गवर्नमेंट के पास ही होंगे। ये समझना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी, जो बहुत सारे यंग व्यूअर्स हैं, कि इसके यूज केसेस जो क्रिप्टो जैसी चीज है जिसपे प्योर जिसका पॉपुलैरिटी एक्चुअली ट्रेडिंग एक्टिविटी से बन रही है, और कितना फास्ट एंड क्विक मनी वो बना सकता है उसका मूवमेंट, और स्पेशली आई एम श्योर लोग पैसे गंवाते भी होंगे, लेकिन दैट इज नेवर स्पोकन अबाउट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मेरा इतना क्विकली इतना पैसा बना। ये दूसरे कंट्रीज में किस तरह के फिनोमिना प्ले आउट हो रहे हैं? क्या प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के यूज केसेस भी बाहर आ रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इंडिया में तो ज्यादातर बातचीत इसी पे हो रही है कि क्रिप्टो, इफ यू आर नॉट डूइंग एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, यू आर मिसिंग आउट समथिंग और इजी मनी।
देखिए, ये इजी मनी तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत स्पेकुलेटिव और रिस्की एसेट क्लास है। सारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं वो ये ध्यान में रखें कि ये बहुत वोलेटाइल एसेट है, इसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। कई तरह के कॉइन्स आते हैं, मीम कॉइन्स आते हैं, ये बहुत रिस्की हैं, इनसे आप दूर रखिए। पर आपके पोर्टफोलियो में कुछ क्रिप्टो होना चाहिए क्योंकि ये नॉन कोरिलेटेड एसेट है, यानी ये कोई चीज से पेग्ड नहीं है। जैसे रुपीस के पीछे गोल्ड होता है या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसके पीछे नेटवर्क है। तो ये नया एसेट क्लास है, और जिस तरह से हम लोग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, कुछ परसेंटेज होना चाहिए, पर ये कोई क्विक मनी वाला नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का एक डाइवर्सिफाइड 2 से 5% से ज्यादा इसमें मत डालिए, एक बार इस चीज को समझिए, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल, स्पेक्युलेटिव और रिस्की एसेट है। दूसरी कंट्रीज के अंदर इसके यूज केसेस मोस्टली लोग ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, बट इसके अंदर काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। बहुत सारी नई ब्लॉकचेन्स आ रही है, सोलाना ब्लॉकचेन आ रही है, कार्डानो है और इथीरियम है। ये सारी ब्लॉकचेन्स बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इनेबल करती है। लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की स्पीड है इनकी, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इन पे एनएफटी क्रिएट हो सकते हैं, इन पे डिजिटल बहुत सारी मतलब यूज केसेस का तो कोई अंत नहीं है, बट ये बहुत ग्रो कर रहा है ग्लोबली। $3 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। बट हाउएवर, मीम कॉइन्स, ये सारे स्पेकुलेटिव एसेट से बच के रहा जाए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब अविनाश शेखर भी जुड़े हैं, को चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ेप-पे के। अविनाश, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो, एज वी ऑल नो, इट्स ऑलमोस्ट अ ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन। तो एक सेक्शन है जो ये मानता है कि ये पूरा बैन हो जाना चाहिए और होना ही नहीं चाहिए, देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन एंड देयर इज एवरीथिंग बैड अबाउट क्रिप्टो। एक दूसरा सेक्शन है जो ये मानता है कि आप इसे बैन नहीं कर सकते, इट इज़ हियर टू स्टे। हाँ, आप इसे थोड़ा फॉर्मलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसके बीच में कोई मिडिल पाथ निकले। आरबीआई भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो ये जो कल ये खबर आई है, उस पर अविनाश, पहले तो आपका एक मैक्रो व्यू क्या है और कितना पॉसिबल है इसे रेगुलेट करना या फिर पूरी तरह से बैन करना? देखिए, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्रिप्टो जो है, खासकर बिटकॉइन, ईथर जो है, ये एक नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, और ये हमें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा बनने वाला है। हम लोग एक तरीके से इंटरनेट दोबारा से बना रहे हैं, और ये इंटरनेट से भी बड़ा हो सकता है। तो वो हमको बेस ध्यान रखना चाहिए कि फंडामेंटली एक टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है। काफी लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, काफी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। जो क्रिप्टो है वो उसके ऊपर, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर है, और दोनों को आपस में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जो हम सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की बात करते हैं, वो एक तरीके से जैसे पुराने जमाने में कंपनी का इंट्रानेट होता था, उस तरीके से है। उसका कुछ यूज है, बट जो अगर आपको प्रॉपरली यूज करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो बिना क्रिप्टो के वो यूज नहीं हो सकती है। खासकर जो बिल की बात है या इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज ने रेगुलेट करा है, सिंगापुर ने रेगुलेट कर रहा है, यूएस रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों चीज के लिए यूज हो सकती है। अच्छे काम के लिए यूज हो सकती है, कुछ बुरे काम के लिए यूज हो सकती है। तो जो हमारा जो काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो लेजिटिमेट प्लेयर है, उनका काम है कि कैसे इंश्योर करें कि इलेजिटिमेट यूज के लिए ना यूज हो और लेजिटिमेट यूज के लिए यूज हो। तो वही काम जो रेगुलेशन कर सकता है। मुझे लगता है कि काफी पिछले 6 महीने में काफी जो गवर्नमेंट से न्यूज आई है, जो इंटरेक्शन हुई है गवर्नमेंट से, वो काफी न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें अगर compete करना है ग्लोबल लेवल पे, नेक्स्ट गूगल, फेसबुक तरह की कंपनी बनानी है ऑन Web3, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाना चाहिए, जिससे जो लेजिटिमेट प्लेयर हैं उनको प्रोत्साहन मिले, इनोवेटर्स को प्रोत्साहन मिले, और जो इलेजिटिमेट यूज है या जो बैड यूज है, सो टू से, उनको कंट्रोल करा जा सके। अविनाश, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी का गुड और बैड यूजेज दोनों तरीका हो सकता है, और फ्रेमवर्क
रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट का ये होता है कि अच्छी चीज़ को प्रोत्साहन मिले और बुरी चीज़ को डिस्करेजमेंट मिले। अगर आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इसका डेली कॉमर्स में या ई कॉमर्स में किस तरह का यूजेज आप देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, इंडिया में पॉपुलर होना या इसका यूज केस और वाइडली होना कब तक शुरू होगा, बाहर के इकोनॉमीज में, विदेशी इकोनॉमीज में किस तरह के मॉडल्स वर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में? हाँ, तो देखिए जो फर्स्ट जो यूज केस जो निकल के आ रहा है क्रिप्टो का, वो फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में निकल के आ रहा है काफी। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो लैंडिंग बोरोइंग में काफी यूज हो रहा है, बट वो सिर्फ फर्स्ट यूज केस है। इसमें आप इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि इंटरनेट है। अब जब इंटरनेट बना था तो कोई भी इवन सोच भी नहीं सकता था क्या क्या यूज केस आएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी उस स्टेज में है। हम लोग जैसे हेल्थ केयर में लैंड रिकॉर्ड के लिए, तो ये सारा जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ये ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम, ओके, और ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनता है। तो जितने भी जो ट्रस्ट वाले सिस्टम्स हैं, चाहे आप वो कोई भी ट्रस्ट वाले सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस है आपको एक तरीके से पब्लिकली ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो सारे के सारे जो यूज केसेस है वो या तो आ रहे हैं या आएंगे अगले कुछ सालों में। और दूसरा, आज की डेट में तो कई सारे यूज केसेस हैं जो आएंगे, जो हम लोग भी सरप्राइज होंगे कि इसका भी ये भी यूज हो सकता है, जैसे इंटरनेट के केस में हुआ। तो अभी हम लोग एक स्टार्टअप एज में है बेसिकली। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गई है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे यूज केस आज की डेट में भी हैं, बट फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज केस आने वाले हैं। जी सिद्धार्थ, अब खैर ये तो जब बिल आएगा तब पता चलेगा, बट इट सीम्स कि एटलीस्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उनमें भी कंसेंसस था कि इसे एटलीस्ट रेगुलेट करने की ज़रूरत तो है। और ये इंडिकेशन भी है सरकार की तरफ से कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर इनफैक्ट सरकार पॉजिटिव है एंड आरबीआई भी पॉजिटिव है। ऐसे में क्या ये संभव है कि कुछ सेफगार्ड्स के साथ कुछ लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ किया जाए, लेकिन जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में उनको थोड़ा सा ब्लॉक किया जाए या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाए? इस पे कहना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट दो हफ्ते में जो भी एक्टिविटी हुई है पूरे इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है। मैंने पहले भी कहा था, मोदी जी ने भी मीटिंग करी है। तो बैन तरह का कोई चीज आएगा नहीं, बट क्या लेके आएंगे वो कहना अभी डिफिकल्ट है। बट लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये डेफिनेटली हो सकता है। जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि ब्लू चिप अपन कहते हैं, राइट, जो एक ग्रुप की कंपनीज है होती है स्टॉक मार्केट में, उसी तरह से जो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है उनमें अलाउ करेंगे, और जो मीम कॉइन्स तरह की चीजें हैं उनको दूर रखेंगे। बिकॉज गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी किया जाए और ज्यादा स्पेक्युलेटिव एसेट्स में एक्सपोजर नहीं दिया जाए। तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जैसे होते हैं जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज डिसेंट हो, जिन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट्स करी हो, या किसी का इनकम स्लैब अबव 10 लाख हो, वो लोग ही इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इस तरह की चीजें आ सकती है, बट ये मेरा मानना है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई नहीं। राइट, ठीक है। बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, अविनाश एंड संजय, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, सारे स्टेक होल्डर इस पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं समझने के लिए, और ताकि रिटेल और एचएनआई सेगमेंट भी इसके अंदर एक वेल इन्फॉर्म्ड व्यू लेके ही अटेम्प्ट करें इसके अंदर। और शायद वही गवर्नमेंट का भी इंटेंशन है कि एक फ्रेमवर्क के तहत इस पे काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।